लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। दो 2019 के रण के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की अपनी 5वीं लिस्ट कल रात जारी कर दी। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश के 15, झारखंड के 10, गुजरात के 15, हिमाचल के 4, गोवा के 2 और कर्नाटक के 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। कर्नाटक की मांड्या सीट पर बीजेपी ने निर्दलीय सुमन लता का समर्थन किया है। So total लोकसभा सीट्स डिक्लेयर्ड इज 286, जिसमें 1 इंडिपेंडेंट सपोर्टेड एंड 285 बीजेपी सीट्स डिक्लेयर्ड। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को हजारीबाग से उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खूंटी से प्रत्याशी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक को गोवा नॉर्थ से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुरैना से उम्मीदवार होंगे। अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। हमीरपुर श्री अनुराग ठाकुर, who is the sitting MP, ex-Yuva Morcha president and a very young leader, youth leader from Himachal Pradesh. Shimla, there is a change. Shri Suresh Kashyap. मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने मौजूदा 5 सांसदों के टिकट काटे हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने भिंड से भागीरथ प्रसाद, शहडोल से ज्ञान सिंह, उज्जैन से चिंतामणि मालवीय और बैतूल से ज्योति धुर्वे का टिकट काटा है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने अपने 2 मौजूदा सांसदों को इस बार टिकट नहीं दिया। हिमाचल के कांगड़ा से पूर्व सीएम शांता कुमार का टिकट काटकर वहां से किशन कपूर को उम्मीदवार बनाया गया है। शिमला से वीरेंद्र कश्यप की जगह विधायक सुरेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस जानती है कि हिमाचल की जनता ने मन बनाया है और हमीरपुर तो गढ़ है और गढ़ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसीलिए लोग मोदी सरकार को एक बार फिर चुनेंगे और अगर मुझे एक बार फिर जनता सेवा करने का अवसर देती है तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लेकर आया हूं, आगे विश्वास दिलाता हूं, ये भी धरातल पर पूरे इसी समय के अंदर होंगे और कई नए बड़े प्रोजेक्ट आगे से आएंगे। गुजरात में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया है। कल जारी हुई 15 उम्मीदवारों की सूची में 14 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया। सुरेंद्रनगर सीट से सांसद देवजी फतेहपारा को टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह महेंद्र मुंजपारा को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले बीजेपी ने कल 11 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की थी, जिसमें तेलंगाना के 6, उत्तर प्रदेश के 3, केरल और पश्चिम बंगाल के एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया था। बीजेपी ने यूपी की कैराना सीट से मृगांका सिंह की जगह प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अब तक 296 उम्मीदवारों की 5 सूची जारी कर चुकी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 2014 में यूपी ने ही पीएम मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। इसीलिए बीजेपी इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही कर रही है। उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना है। अमित शाह ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि यूपी में बीजेपी की सीट घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर उम्मीदवार तय करने के लिए कई बार मंथन किया जा रहा है। बीजेपी अभी तक यूपी में 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अभी भी 47 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कल देर रात तक अमित शाह के घर यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में बाकी की बची हुई 47 सीटों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जो भी नाम तय हुए हैं उन पर कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति आखिरी फैसला लेगी। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी अपना दल के साथ मिलकर 73 सीट जीती थी। तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाने के बाद मुकाबला कड़ा हो गया है। इसीलिए बीजेपी उम्मीदवारों के चयन से पहले ज्यादा सावधानी बरत रही है और हर समीकरण पर फिट बैठने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दे रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया।
तो महामंथन लगातार हो रहा है और बीजेपी आज अपने सबसे बड़े चुनाव अभियान की शुरुआत भी करने जा रही है। 2019 की जंग जीतने के लिए बीजेपी आज विजय संकल्प सभा के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। आज और 26 मार्च को 480 लोकसभा क्षेत्रों में 500 विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। आज लगभग बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आगरा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब वक्त ना के बराबर बचा है, तैयारियां लगातार हर पार्टी कर रही है और आज से बीजेपी का एक बड़ा अभियान भी शुरू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करें तो लगभग 300 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और सेनापति एक तरह से कहा जाए सेना तैयार है। अब सेनापति आज से जितने सेनापति तैयार किए गए हैं चुनाव के लिए, आप देखिए बड़े नाम जितने भी है, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो बड़े नेता है उन सबकी ड्यूटी लगाई गई और लगभग 400 के आसपास जगहों पे रैलियां करनी है अलग अलग। मतलब आज से लेकर 26 तारीख तक बात करें तो ये बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग है। बीजेपी बम्बार्डिंग करती है, कहा जाए बम्बार्डिंग एक अचानक से शुरू होता है कि सब जगह बीजेपी के नेता ही दिखे और उसका मैसेज भी होता है क्योंकि कांग्रेस अभी कैंपेन जिस तरह से चला रही है वैसी स्थिति में जब बीजेपी अचानक पहुंचेगी तो लगेगा कि भाई बीजेपी ने वाकई जोर लगाया और बीजेपी की बातों को लोग जल्दी पकड़ेंगे। तो जनता तक कौन जल्दी पहुंचता है और कौन अपनी बात को सही तरीके से रख पाता है, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस की तरफ से भी लगभग 218 नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है वो भी कैंपेन कर रही है। लेकिन कुल मिला जुला के मानिए कि मैदान सज चुका है और अब चूंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, आज से शुरू हो जाएगा नॉमिनेशन कल से, और नॉमिनेशन के साथ विड्रॉल का प्रोसेस है। जैसे विड्रॉल होने के बाद मैदान में चुनाव कैंडिडेट उतर जाते हैं तो मान लीजिए कि 25 और 26 के बाद लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से धुआंधार होगी। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है बीजेपी की कि बड़े स्तर पर किसी भी अभियान की शुरुआत करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश भी करें। रवि, इसी के साथ अब लिस्ट बची हुई है, जो उम्मीदवार रह गए हैं उन पर भी लगातार मंथन हो रहा है और उम्मीद है कि आज भी एक लिस्ट आ सकती है। जी बिल्कुल, कल रात में देर रात तक बैठक चली है योगी आदित्यनाथ के साथ। लगभग मुझे लगता है 6-7 घंटे की लंबी बैठक चली है और बैठक के बाद कुछ नाम जो फाइनल करने थे, लगभग चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया या सेंट्रल उत्तर प्रदेश के नाम अभी भी तय करने बाकी हैं। और अभी तक देखिए टिकट कटने की स्थिति देखी जा रही है कि बीजेपी में टिकट भी ठीक ठाक काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 30 नाम अभी तक काटे जा चुके हैं। बड़े नाम शत्रुघ्न सिन्हा, आपको देखिए शहनवाज हुसैन, इधर आपको मृगांका सिंह, जो सांसद थे उनके टिकट काटे, मंत्रियों के टिकट काटे गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये देख के चल रही है कि गेम चेंजर के तौर पे और चुनाव जीतना है। जब आप दावा कर रहे हैं कि 73 नहीं 74 लाएंगे, बिल्कुल, और स्थिति भी अलग है इस बार। 2014 से समीकरण कहीं ना कहीं बदले हुए हैं, ऐसे में एहतियात पूरी तरीके से बीजेपी बरत रही है और इसीलिए कई सांसदों के टिकट भी काट दिए गए। शुक्रिया आपका ये तमाम डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए रवि। इधर कांग्रेस ने भी देर रात 38 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी और इस सूची में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। 38 उम्मीदवारों वाली 8वीं लिस्ट के साथ ही कांग्रेस ने अब कुल 218 उम्मीदवार 2019 के रण में उतार दिए हैं। कल जारी हुई लिस्ट में कई हैवीवेट उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में कर्नाटक के 18, मध्य प्रदेश के 9, महाराष्ट्र के 1, मणिपुर के 2, उत्तराखंड के 5, उत्तर प्रदेश के 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर कर्नाटक की गुलबर्गा ऐसी सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि वीरप्पा मोइली को चिकबल्लारपुर से टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से चुनाव मैदान में होंगी। कांतिलाल भूरिया को रतलाम एसटी सीट से टिकट मिला है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान को नांदेड़ से मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नैनीताल उधम सिंह नगर से उम्मीदवार है। बीजेपी नेता बीसी खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी को उत्तराखंड की गढ़वाल से टिकट दिया गया है। यूपी की मथुरा सीट से महेश पाठक को टिकट मिला है, जबकि अमरोहा से राशिद अलवी उम्मीदवार होंगे। अब एक सवाल कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष को हार का डर सता रहा है? क्या राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट भी अब सुरक्षित नहीं बची है? और ये सवाल इसीलिए क्योंकि खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी केरल से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस की पुश्तैनी सीटों में से है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस यूपी में ये दोनों सीटें बचाने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को 2 सीटों से चुनाव लड़वाने के बारे में सोचा जा रहा है? दरअसल केरल कांग्रेस ने राहुल गांधी को वायनाड सीट से चुनाव लड़ने का न्यौता दिया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर निशाना साधा, कहा
अमेठी ने भगाया, जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया, क्योंकि जनता ने ठुकराया। हैशटैग भाग राहुल भाग, सिंहासन खाली करो राहुल जी की जनता आती है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी केरल कांग्रेस के प्रपोजल पर सवाल उठाए। कहा, कांग्रेस को बताना चाहिए कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की बात कहकर वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि राहुल बीजेपी से डर गए हैं। राहुल गांधी के वैकल्पिक क्षेत्रों पर लड़ने के बात का सवाल है तो इसकी चर्चा ही अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन अगर इसकी चर्चा है कि अमेठी से वो केरल जा रहे हैं तो यही इस बात का संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आमदनी में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी से पूछा है कि जब वो कई नौकरी या कोई रोजगार वो करते ही नहीं है तो आखिर उनकी कमाई बढ़ कहां से रही है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कमाई को लेकर सवाल उठाया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि 10 साल में उनकी संपत्ति 9 करोड़ रुपए कैसे हो गई। एक हमने वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देखा है, जहां पर 6-7 लाख रुपया लगाइए और 2-3 वर्षों में 700-800 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाइए। अब हमें एक राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी दिखाई पड़ रहा है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक राहुल गांधी ने 2004 में जो हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 55 लाख रुपए बताई थी, लेकिन 2014 में उनकी संपत्ति 55 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई। बीजेपी ने पूछा है कि राहुल गांधी की कमाई का जरिया क्या है, जिससे 10 साल में उनकी संपत्ति में करीब 18 गुना बढ़ोतरी कैसे हुई, जबकि उनके पास कमाई का साधन सिर्फ उनकी तनख्वाह है जो बतौर सांसद उन्हें मिलती है। अपने इलेक्शन के एफिडेविट में राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति बताया था 55,38,123। ये 2009 के चुनाव में 2 करोड़ हो गई और 2014 के चुनाव में 9 करोड़ हो गई। अब एमपी की तनख्वाह कितनी होती है हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो राहुल गांधी जी ये कृपया बताइए कि व्हाट इज दिस राहुल गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। राहुल गांधी आए दिन बीजेपी और केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। महागठबंधन का शोर मचाने वाली 2 बड़ी पार्टियों ने चुनाव आते ही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसके बाद लोग कह रहे हैं कि क्या पुराने यार गद्दार हो गए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। चुनाव से पहले इसे मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई बताया जा रहा था। मंच पर ऐसा माहौल बीते 1 साल में एक बार नहीं कई बार दिखाई दिया। राहुल गांधी को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, कितने खुश दिख रहे हैं और जीत के प्रति कितने आश्वस्त दिख रहे हैं। अब जरा ये सुनिए। अब आप ममता जी की पार्टी से तृणमूल कांग्रेस के राज में दुखी हो। एक व्यक्ति पूरे के पूरे बंगाल को चलाते हैं, न किसी से बात करती है, न किसी से पूछती है, जो उनके मन में आता है वो कर देती है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 8 बजे रात को, पता नहीं क्या हो गया उस दिन, 8 बजे रात को कहते हैं 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, उसको मैं रद्दी कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। राहुल गांधी का यह बयान कल का है। शनिवार को राहुल पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन सुर 360 डिग्री बदले हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिश हो रही है जो कभी उन्हीं को कोसते हुए कांग्रेस से बाहर निकल गए थे। ये जो महामिलावट है, उस महामिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटेरिया है। आप बताओ, आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो? अगर ज्यादा दे पाते हो तो महामिलावट में एंट्री है। पीएम मोदी पहले ही इस मौका परस्त गठजोड़ को समझ चुके थे, लेकिन चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले तक दिल्ली में भी ममता और राहुल एक साथ बैठे थे। साथ में केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला भी थे। लेकिन चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस ने अपनी फितरत दिखा ही दी। राहुल गांधी कल मालदा में थे। वहां उन्होंने ममता और मोदी पर एक साथ निशाना साधा। कांग्रेस খুব একটা এখানে ইম্পর্টেন্স নেই, কারণ ওদের তো কিছু নেই, সময় নষ্ট করছেন রাহুল গান্ধী। এখানে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই, সেখানে গিয়ে লড়াই করুন।
যেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই সেখানে গিয়ে লড়াই করবে। এখানে বিজেপিকে আটকাতে পারে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি, তাই সব মানুষ মমতার দিকে আছে। ওই सेंटीमेंट नहीं लाभ नहीं ये कांग्रेस से गौर। वैसे हालात तो कर्नाटक और बिहार में भी ठीक नहीं है। कर्नाटक को एक सीट पर जेडीएस और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक की तुमकुर सीट से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने सीटों को लेकर हुए समझौते के मुताबिक ये सीट जेडीएस के खाते में ही है, लेकिन कांग्रेस के एसपी मुदाहनुमेगौड़ा भी अब यहां से चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅವತ್ತು 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಬಿಜಿಎಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। बिहार में सीपीआई एमएल ने महागठबंधन से नाराज होकर 4 उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। महागठबंधन के सीट बंटवारे में आरजेडी ने सीपीआई एमएल को सिर्फ एक सीट दी थी। सीपीआई एमएल ने इसके अलावा बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के समर्थन का भी ऐलान किया। कल जिस तरह से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किया गया उसकी घोषणा की गई, हम समझते हैं कि जो बिहार की जो जमीनी हकीकत है, परिस्थिति की जो मांग है, उसको नज़रअंदाज किया गया है और यहाँ की जो वामपंथी ताकतें हैं जो लगातार भाजपा के खिलाफ संघर्षरत हैं, इन तमाम लोगों को इससे निराशा हुई है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नेता अजीत सिंह ने अपने पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजीत सिंह ने कहा, मांझी ने पैसे लेकर टिकट बेचे हैं। श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में गरीबों को संगठित करना, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना सहित आम लोगों के भावना का सम्मान कैसे बढ़े, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और आज जब चुनाव का बारी आया, टिकट का बारी आया, तो महागठबंधन के शीर्षस्थ नेता ने मुजफ्फरपुर का सीट नीलाम कर दिया। इधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी का किसी पार्टी के साथ घोषित गठबंधन तो नहीं हुआ है, लेकिन महबूबा की पार्टी का एक अघोषित एजेंडा अब सामने आ गया है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी ऐलान किया है कि पीडीपी जम्मू और उधमपुर में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। महबूबा ने कहा, पीडीपी ने फैसला इसलिए लिया है ताकि सेक्युलर वोट्स का बंटवारा न हो। उधमपुर से कांग्रेस ने अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह के पौत्र और कांग्रेस नेता कर्ण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य को टिकट दिया है, जबकि जम्मू से रमन भल्ला कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हमारे इलेक्शन लड़ने से जो है सेक्युलर वोट डिवाइड होता है और उससे शायद उन फोर्सेस को फायदा होगा जो इस वक्त हमें लगता है जम्मू कश्मीर को एक हिसाब से तहस नहस करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे सब साथियों का ये मशवरा था कि हमें जो है जम्मू उधमपुर सीट, उधमपुर डोडा सीट और जम्मू राजौरी सीट पे हमें इन द लार्जर इंटरेस्ट जो है अपने रियासत की जो हमारा जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए, उसको बचाते हुए हमें इन 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने माना कि गठबंधन जिस तरह से होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो गठबंधन बन रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कमी पेशी हो रही है, उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए, पर हमने अपनी तरफ से कोशिश की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटों पर साथ मिलकर लड़ रही है। इनमें से जम्मू और उधमपुर कांग्रेस और श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। बाकी 3 सीट अनंतनाग, बारामूला और लद्दाख सीट पर दोस्ताना मुकाबला होगा, यानी इन सीटों पर कोई गठबंधन नहीं होगा। और चुनाव से पहले कांग्रेस का डायरी बम डिफ्यूज हो चुका है। आयकर विभाग ने येदियुरप्पा डायरी को खारिज कर दिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस का डायरी बम डिफ्यूज हो चुका है। शनिवार को आयकर विभाग ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को कथित रूप से रिश्वत देने से जुड़ी येदियुरप्पा डायरी को खारिज कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डायरी को जाली दस्तावेज बताया। झूठे हैं, सब झूठे कागज है। इनकम टैक्स ने उसकी इंक्वायरी भी की है और नीचे की सही जिरोक्स करके वो सब झूठे लिखकर किसी ने कागज लिख दिए और बंटवा दी है। आयकर विभाग का कहना है, जांच में पता चला कि दस्तावेज जाली है। कुछ अन्य जांचों को प्रभावित करने के लिए डायरी का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, जिसे हमने स्वीकार नहीं किया। दस्तावेज फोटोकॉपी है, जो कि अगस्त 2017 में कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री DK शिवकुमार के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए थे।
देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि पूरी तरह से बौखलाहट में आ चुकी है कांग्रेस पार्टी और उसी कारण से इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप, एक तरह से मुझे बहुत दुख होता है कि गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करती। कांग्रेस ने शुक्रवार को एक मैगजीन का हवाला देते हुए येदियुरप्पा पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के राज्य प्रमुख ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को 1800 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। कांग्रेस ने इस मामले की लोकपाल से जांच कराने की मांग की थी। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, झूठ और जालसाजी से चुनाव नहीं जीते जा सकते।